आज हम लोग मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के लेक्चर नंबर 5 में हैं और इसमें जो डिस्कशन आज हमारा है वो है फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक्स, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एंड न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिससे हम मेम्ब्रेन प्रोटीन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने दो टेक्निक डिस्कस किया था। एक था हाइड्रोफोबिक, फोटोफिलिक लेबलिंग और दूसरा था हाइड्रोपैथी प्लॉट। आज हम लोग कुछ और भी हर एक टेक्निक में कुछ खास बातें होती हैं कि क्यों हमको एक टेक्निक यूज कर सकते हैं एक जगह पर और दूसरी जगह पर नहीं, तो वो डिफरेंसेस को भी दिमाग में रख के चलना है। इसलिए आपको जो भी हम बता रहे हैं उसमें कुछ पॉइंट्स हम हाईलाइट करते हैं, जिस पॉइंट को आपको ध्यान देना है। जैसे आज जो हम थर्ड देख रहे हैं टेक्निक है वो है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। ठीक है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक। अगर इस टेक्निक को हम यूज करते हैं तो एक लाइन में अगर हमें आंसर करना हो कि क्या चीज हम लोग द बेस्ट इसमें करते हैं, एक लाइन में अगर बोलने वाला हो टू डिटरमाइन हाई रिजोल्यूशन, हाई रिजोल्यूशन 3D, 3-dimensional structure of membrane protein। क्योंकि मेम्ब्रेन में पढ़ रहे हैं इसलिए मेम्ब्रेन प्रोटीन दे रहे हैं। अगर मेम्ब्रेन से बाहर भी पढ़ना हो तो नॉर्मल सिर्फ प्रोटीन्स लिखेंगे। ये जो लाइन है, ये लाइन आपको हमेशा दिमाग में रखना होगा। इस टेक्निक से हम लोग हाई रिजोल्यूशन 3-dimensional स्ट्रक्चर किसी भी मेम्ब्रेन प्रोटीन का ऑब्टेन करते हैं। यह इस टेक्निक की पहचान है। ठीक है, क्योंकि जब मान लो कि एक ही क्वेश्चन में 4 ऑप्शन रहेगा, अलग अलग टेक्निक लिखा रहेगा, तो क्वेश्चन को बहुत गहराई से पढ़ने की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन क्या हमसे मांग रहा है, मैं क्वेश्चन आपके साथ शेयर भी करूंगा आज। तो आप देखें कि ये क्रिस्टलोग्राफी का है कि भाई 3-dimensional स्ट्रक्चर, वो भी अच्छे रिजोल्यूशन का, हम इस टेक्निक से ऑब्टेन कर सकते हैं। इस टेक्निक में क्या खास बात है? तो इस टेक्निक का जो पर्पस है, मतलब कि यूज टू, लंबा धागा कहां से खिंच गया भैया। तो इसके बारे में एक्सरे क्रिस्टोग्राफी के बारे में बोलते हैं कि इट इज यूज टू रिकॉर्ड। आप लोग मेरे साथ कलम चलाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको। द डिफ्रैक्शन पैटर्न formed by X-ray passed through the protein crystals. The protein crystals. अब देखो, हम आपको इसमें कुछ खास बात भी और शेयर करना चाहते हैं। आप यहां देखें कि ये प्रोटीन क्रिस्टल्स है ना। तो प्रोटीन क्रिस्टल्स कैसे हम लोग ऑब्टेन करते हैं, पहला। दूसरा है कि इसका साइज क्या है। ठीक है, तो चूंकि नाम है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में 3 टर्म छुपा हुआ है। ठीक है ना। एक एक्सरे, ये सोर्स है जिससे इमेज बनेगा। दूसरा क्रिस्टल, ये प्रोटीन है, प्रोटीन क्रिस्टल्स। और तीसरा है ग्राफी, मतलब कि इसका डायग्रामेटिक प्लॉट। ये प्रोटीन क्रिस्टल्स है
जिस पर एक्सरे को पास कराया जाता है, ताकि उस प्रोटीन के डिफ्रैक्शन पैटर्न को हम लोग, अब ये डिफ्रैक्शन पैटर्न किस पर डिपेंड करेगा? तो चूंकि हम जानते हैं कि प्रोटीन्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं, है ना? तो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स साइड चेन्स, different amino acid side chains determine the difference. तो डिफरेंस जो होता है प्रोटीन के स्ट्रक्चर में, वो अलग अलग अमाइनो एसिड के साइड चेन द्वारा तय किया जाता है। तो उस आधार पर एक्सरे जब पास कराएंगे तो सभी मॉलिक्यूल्स का रिस्पांस जो होगा एक प्रोटीन में वो अलग अलग होता है। आगे जब हम लोग पॉइंट करते हैं इसमें, तो जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन्स, इसके दोनों लेवल होते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल भी, मॉलिक्यूलर एंड एटॉमिक लेवल, एटॉमिक लेवल, दोनों लेवल पर इसका ये काम देखा जाता है। तो मॉलिक्यूलर लेवल पर भी और एटॉमिक लेवल पर भी आप इस डायग्राम को डिटरमाइन कर सकते हैं। इसका अगर मेथडोलॉजी को आप देखें, ठीक है, तो प्रोटीन के स्मॉल ड्रॉप्स, ठीक है, उसको अलग अलग पीएच और अलग अलग सॉल्ट या ऑर्गेनिक सॉल्यूट से गुजारा जाता है ताकि वो क्रिस्टल बन सके। ठीक है, अगर हम लोग स्टेप्स करें तो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि पढ़ाना तो बहुत हेवी है, लेकिन हम तो चूंकि मेम्ब्रेन प्रोटीन में है तो उतना ही भर बताएंगे जिससे हमारा काम हो जाए। इसमें हम लोग क्या कहते हैं, पहले एक्सपोजिंग स्मॉल ड्रॉप्स of protein crystals, of protein solution to various combination of pH, मतलब एसिडिक pH, बेसिक pH, और उसमें अलग अलग लेवल, एंड precipitating salts and organic solutes. ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स में जो बहुत पॉपुलर एग्जांपल है आप लोग जानते होंगे, जैसे पेज, ठीक है, यहां पेज का फुल फॉर्म होता है पॉलीथीन ग्लाइकोल, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। इन सब का यदि यूज करते हैं हम लोग तो हम क्या गेट करते हैं, टू गेट अ प्रोटीन क्रिस्टल, क्रिस्टल्स जो छोटे छोटे होते हैं। लेकिन एक बार ये बन जाए, फिर इस पर जब एक्सरे डाला जाता है तो इस क्रिस्टल्स, मान लो कि एक ऐसा क्रिस्टल है, सपोज करो, ठीक है, ये एक प्रोटीन क्रिस्टल है, ठीक है, ये हमको मिला। अब हम सोर्स से, जहां से एक्सरे बीम हमको निकालना है, हमने इसको एक्सरे बीम इस पर डाला, मोनोक्रोमैटिक एक्सरे बीम, मोनोक्रोमैटिक एक्सरे। जैसे ही डाला तो इमेज जो इसका आ रहा है, वह इमेज क्या होगा, वह इस मॉलिक्यूल से टकराने के बाद वो बिखरेगा, और बिखरने के बाद इस मॉलिक्यूल का कैसा स्ट्रक्चर है, कौन सा हिस्सा है जो ज्यादा गहरा है, कौन सा हिस्सा है जो कम गहरा है, कौन सा हिस्सा कैसा है, वो इसका डायग्राम आना शुरू हो जाएगा। और इस बेसिस पर जब इस डायग्राम को देखा जाएगा तो एक क्लियर कट 3 डायमेंशनल क्रिस्टल जो है, मान लो कि एक प्रोटीन है जो कि ऐसे दिख रहा है, सपोज करो ऐसे कोई प्रोटीन दिख रहा है, तो उसका क्रिस्टल दिखेगा। हम थोड़ा इसको, अब उतना तो एकदम एग्जैक्ट नहीं, लेकिन हम थोड़ा सा ट्राई करते हैं कि आपको हम ऐसे क्रिस्टलाइन फॉर्म में दिखा सकें, इसका इमेज कैसे बनेगा। इस तरह का इसका इमेज डेंसिटी जो है वो दिखता है ना। और उसी बेसिस पर मान लो कि इसमें कोई अगर कुछ, मान लो कि कोई इसका एक्टिव साइट हो, एक्टिव साइट पर कैसे रेसिड्यूज हैं
वो रेसिड्यूज इसमें दिख जाएंगे, उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिख जाएगा। या कुछ भी, कुछ अगर मान लो कि इसमें कुछ मेटल जुड़ा हुआ है या कोई शुगर जुड़ा हुआ है, तो कहाँ जुड़ा हुआ नहीं, इसका एक डायग्राम दिखना शुरू हो जाता है। तो ये एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का है। इसमें एक और खास बात है कि इट कैन बी अप्लाइड ऑन लार्ज साइज प्रोटीन। इट कैन बी अप्लाइड on large size protein, on large sized proteins। तो ये भी याद रखना है कि ये बड़े प्रोटीन्स पर, मतलब मोर देन 20 किलो डाल्टन, ठीक है ना, जिसका साइज हो, तो 20 किलो डाल्टन इन साइज, उससे बड़े मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, प्रोटीन क्रिस्टल्स जो होते हैं, उसको भी ये बढ़िया से इमेज करके दे सकता है। ये एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का प्रॉपर्टी है। अब जो हमारे पास फोर्थ टेक्निक है, उसका नाम है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, शॉर्ट फॉर्म में इसको लोग NMRS कहते हैं। तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में टर्म का क्या मतलब क्या होता है? तो किसी भी एटम के बीच में पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन, इसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस ऑफ एटम, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, पॉजिटिव चार्ज होता है। और बाहर जिसके ऑर्बिट्स होते हैं उसमें निगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के कारण। सबको मालूम है ये, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ते भी हैं, केमिस्ट्री थोड़ा पढ़ते भी रही है। अब इनके कारण क्या होता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड का जो रेजोनेंस होता है, प्रभाव क्षेत्र जो होता है, उसको हम लोग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पर काउंट करते हैं। ठीक है, बड़ा सिंपल सा एकदम हम डेफिनेशन इसको आपको समझाए हैं। तो कैसे ये काम होगा? अब मुद्दा ये आता है, ये काम होगा तो होगा कैसे? इस काम को करने के लिए सबसे पहले चीज हमें ये समझना है कि इट इज अ पावरफुल कॉम्प्लीमेंट समझते हैं आप लोग? पूरक, हिंदी में उसको क्या कहते हैं? पूरक ऑफ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। ठीक है, ये एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का एक बढ़िया पूरक है। क्यों पूरक है? बिकॉज इट कैन एनालाइज proteins in aqueous solution, proteins in aqueous solution of the size less than equal to 20 kilodalton, and don't need crystal protein form। देखिए क्यों NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का एक कॉम्प्लीमेंट है और एक बेहतर विकल्प है। तो उसके पीछे दो उपाय हैं। पहला, ये एक्वस सॉल्यूशन में किसी भी प्रोटीन्स का जिसका साइज 20 किलो डाल्टन से कम हो या बराबर हो, उसको ये एनालाइज कर सकता है। और दूसरा, इसके स्टडी में हमको क्रिस्टल प्रोटीन की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। सीधे एक्वस सॉल्यूशन में, मतलब कि आपने अगर एक बीकर में प्रोटीन को मिलाकर रखा है, उससे भी काम हो जाएगा। तो अभी इस टेक्नोलॉजी की ये बेनिफिट है कि ये 20 किलो डाल्टन से नीचे का भी
अच्छे से दिखा सकता है। अभी लिमिटेशंस भी यही है। अब इस टेक्नोलॉजी में लोग काफी काम कर रहे हैं कि कैसे भी क्या हम 20 किलो डाल्टन से भी ऊपर का ले सकते हैं, आ सकता है। जब आएगा तो फिर लिखाएगा कि हाँ भाई 40 किलो डाल्टन तक का ये फोटो ले सकता है, बढ़िया। और ये बहुत एक्यूरेसी शो करता है, मतलब एक्सरे क्रिस्टोग्राफी से भी यह बेहतर विकल्प है। ठीक है, इट इज यूज्ड बाय एब्जॉर्बेंस, क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एब्जॉर्बेंस टर्म यूज करते हैं जिसे हम लोग एस इंडिकेट करते हैं। एब्जॉर्बेंस ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ऑफ NMR एक्टिव आइसोटोप्स। अब देखिए यहां जो साइंटिफिक टर्म्स लिखा हुआ है, हम लोग तो किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी में एब्जॉर्बेंस से हमारा डेटा होता है, एब्जॉर्बेंस का क्या वैल्यू है, ए इक्वल टू कितना, उससे पता करते हैं। ये किसका एब्जॉर्बेंस स्टडी करता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी। रेडियो फ्रीक्वेंसी क्यों? क्योंकि हम लोग इसमें आइसोटोप्स यूज करते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी क्या होता है? उससे निकलने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। और ये जो रेडियो आइसोटोप्स यूज होते हैं वो हाइड्रोजन आइसोटोप यूज हो सकता है, कर सकते हैं, कार्बन के आइसोटोप्स यूज होते हैं, नाइट्रोजन के आइसोटोप्स यूज होते हैं, और फास्फोरस के आइसोटोप्स होते हैं। इनमें से किसी का भी यूज होता है। अगर हाइड्रोजन यूज होता है, जो कि बहुत कॉमन है, तो हाइड्रोजन का अपना एक स्पेक्ट्रम है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होता है। तो जब भी इसको प्रोटीन से पास कराया जाता है, एक्वस मीडियम से पास कराया जाता है, तो जो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं, प्रोटीन्स में, उसके जो साइड चेन्स हैं, है ना, उसके जो साइड चेन्स हैं, उस साइड चेन्स का कैसा प्रॉपर्टी है, उस पर ये सारा चीज डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये जो है टेक्निक NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, वह एक बेहतर टेक्निक है, लेकिन अभी इसके लिमिटेशंस हैं कि बड़े साइज के प्रोटीन्स को ये अभी अपना प्रोसेस में दिखा नहीं पाता है। कोई भी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जब काम करता है, उसमें एक लाइट सोर्स होता है, ठीक है, एक कॉलीमेटर होता है, जिसे हम लोग लेंस एक्चुअली कहते हैं, मतलब लेंस ही है ये, इसे कॉलीमेटर कहा जाता है। और मोनोक्रोमेटिक फ्रिंज या ग्रेटिंग यहाँ रखा हुआ, ये प्रिज्म तो आप लोग सब समझते हैं। हम लोग सब जानते हैं कि जब कोई मोनोक्रोमेटिक प्रिज्म से लाइट को पास कराया जाए, तो वो अलग अलग वेवलेंथ में, हम लोग तो यूजुअली पढ़ते थे कि उससे हम लोग को 7 रंग दिखाई देता है, लेकिन वो तो पूरा लाइट ही दिखाई देता है, हम लोग 7 रंग ही देख पाते हैं। वो तो पूरा लाइट का जितना भी स्पेक्ट्रम है सबको रिलीज करता है। तो ये जो स्लिट है, जिसे हम लोग वेवलेंथ सिलेक्टर कहते हैं, इस स्लिट से सभी लाइट, अब देखिए इसमें से पास कौन कर रहा है, तो पास जो है वो एक लाइट कर रहा है। और यहाँ पर हमारा सैंपल सॉल्यूशन दिया हुआ, और इसमें सैंपल सॉल्यूशन में क्या हमने रख छोड़ा है, मान लो कि प्रोटीन को, ओके, कुछ कोई भी अननोन, अभी हमने प्रोटीन डाला, वैसे तो अननोन सॉल्यूशन को हम लोग रीड करते हैं। ये आईओ जो है वो एब्जॉर्बेंस है, और आईटी जो है वो ट्रांसमिटेड है, जो आया और जो ट्रांसमिट हुआ। और यहाँ डिटेक्टर होता है, जिसे हम लोग फोटो सेल कहते हैं। ये जो डिटेक्टर होता है, ये डिटेक्टर क्या करता है, ये डिटेक्टर एक डिजिटल डिस्प्ले मीटर पर चीजों को डिस्प्ले करता है, यहाँ पर क्या मतलब कितना डेटा इसका आ रहा है। और जो डेटा आता है, उस डेटा के बेसिस पर हम लोग तय करते हैं कि ये प्रोटीन है, ये फैट है, मतलब क्या है, न्यूक्लियर मतलब कोई अमाइनो एसिड है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये एब्जॉर्बेंस कहलाता है। इस टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ इसको, इस डेटा जो है इसको हम लोग एब्जॉर्बेंस कहते हैं। इसका क्या वैल्यू है, उस वैल्यू पर ये डिसाइड होता है। इसका एक टेबल होता है, आपको जो वैल्यू मिलता है उससे टेबल से मैच करा देते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि एक्चुअली ये है क्या। तो ये जो है एब्जॉर्बेंस को समझाने का एक तरीका होता है। और ओके, ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा स्टडी भी कर सकते हैं।
अपने इसमें बुक्स में देख सकते हैं, क्योंकि ये मैं टॉपिक पढ़ा चुका हूँ प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर में, इसलिए मैंने आपको जस्ट एक जिस्ट दिया स्पेक्ट्रोमेट्री के बारे में। क्लियर, मुझे लगता है कि ये एक क्लियर है, और बाकी आप थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे, हो जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं द फिफ्थ वन, दैट इज कॉल्ड फ्रीज फ्रैक्चर एनालिसिस। अगर फ्रीज फ्रैक्चर एनालिसिस पर ध्यान दें, यहां पर फ्रीज मतलब जमा दो, फ्रैक्चर मतलब तोड़ दो, और तब एनालिसिस करें। एकदम कॉन्सेप्ट एकदम आरामदायक है कि पहले मेम्ब्रेन को इतना ठंडा करे कि वो फ्रीज कर जाए, सॉलिड हो जाए, और तब उसको नाइफ ब्लेड जो आता है उससे, मतलब हम लोग वाला ब्लेड नहीं, वो साइंटिफिक ब्लेड है, उसके मदद से उसको पूरा खुरच के दोनों ब्लॉक को अलग कर दो, और मेम्ब्रेन का दोनों हिस्सा जो है वो अलग करके आप उसका स्टडी करिए कि उसमें कौन सा प्रोटीन कहां पर लोकेट करता है। तो फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक जो है, इसका जो बेसिक वर्क है, हम इसमें करते क्या है, तो टू स्टडी द प्रोटीन्स इन द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन में कौन सा प्रोटीन कहां पर है, उसका हम स्टडी इसमें करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते क्या है हम, कि जो टिश्यू है या सेल, सेल को तो नहीं बोलते हम लोग, जब भी बोलते हैं टिश्यू ही कहते हैं। टिश्यू इज फ्रोजन, टिश्यू को जमा दिया जाता है, और उसे टिश्यू क्या हो जाता है, सॉलिड। तो टिश्यू इज फ्रोजन सॉलिड, मतलब जमकर एकदम कड़ा हो गया। एंड देन, और उसके बाद क्या करते हैं, देन struck with a blade knife। ये साइंटिफिक ब्लेड नाइफ होता है, या नाइफ ब्लेड बोल सकते हैं। हाँ, अब क्या हो गया कि हम इसको नाइफ ब्लेड से स्ट्रक किया, हमने खुरचा, नाम ये फ्रीज फ्रैक्चर होता है, फ्रीज इचिंग भी कहते हैं। और उसके बाद हम इस तरह से इसको यूज करते हैं कि हमारा दोनों मोनोलेयर जो है वो अलग हो जाए। अब आप देखें, इस डायग्राम को हम थोड़ा सा ऐसे दिखा, एक मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन्स हैं, एक ये प्रोटीन है, एक ये प्रोटीन है, एक इस तरह का प्रोटीन है, मतलब हमने लगभग तीनों टाइप के प्रोटीन्स दिखा दिए। कुछ प्रोटीन्स में शुगर भी जुड़ा हुआ है, और उतना तो नहीं करेंगे, गोल गोल दिखा देते हैं। ये शुगर है मेम्ब्रेन में, ये हो सकता है इसमें भी शुगर हो, ठीक है ना, ये शुगर है। अब हम क्या कहते हैं कि इसको फ्रीज कर दिया, और फ्रीज करने के बाद अब इसको हम लोग फ्रैक्चर करते हैं, मतलब तोड़ते हैं। तो जब तोड़ेंगे इसको, मतलब वो ऐसे तोड़ के, ऐसे खतरनाक तोड़ना नहीं, देखो ये क्या होता है। डायग्राम्स हमेशा अच्छे से समझना चाहिए। एक मोनोलेयर, एक लीफलेट अलग हो गया, दूसरा लीफलेट अलग हो गया। अब हम ये देखते हैं कि कौन से प्रोटीन का किस मेम्ब्रेन के साथ एफिनिटी है। मान लो कि ये जो पहला ट्रांस मेम्ब्रेन है, इसका एफिनिटी ऊपर वाले से है, ये प्रोटीन इस तरह से निकल रहेगा, ऐसे रहेगा। अब देखिए मेम्ब्रेन क्या हो गया, दोनों को अलग कर दिए, क्योंकि एकदम फ्रीज किया हुआ है, ये कोई ऑल्ट्रेशन भी शो नहीं करता है, और दोनों अलग भी हो गए। ठीक है, अपने ग्लाइकोप्रोटीन्स के साथ। अब ये मेम्ब्रेन अलग हो गया, ये मेम्ब्रेन अलग हो गया, हम दोनों मेम्ब्रेन को देख रहे हैं। अब चूंकि हमें इस मेम्ब्रेन को एक स्टडी फॉर्मेट में लाना होता है, तो हम लोग इसमें इसको शैडो करते हैं, मतलब इसको कवर करते हैं मेटल डिपोजिशंस। अब क्या होता है कि हम लोग इस पर मेटल डिपोजिशन करते हैं, तो जैसे ही मेटल डिपोजिशन करते हैं, तो ये कुछ इस तरह से जाता है मेटल डिपोजिशन। देखो, मेटल जमा होना शुरू हो गया इसके ऊपर,
बाहरी लेयर पर ये मेटल जमा होते जा रहा है, ठीक है। ये मेटल जमा होते चला गया बाहरी लेयर। ओके, देखिए ये इसके बाहरी लेयर पर क्या हो गया, मेटल प्लेट जमा हो गया। ठीक उसी तरह से नीचे वाले में भी मेटल जो है वो जमा कर दिया गया। अब ये जो दोनों जब मेटल इस पर कोट लग गया, इसको हम लोग शैडो रेप्लिका कहते हैं, ठीक है। तो इस मेटल को भी आप बाहर निकाल सकते हैं। अगर इस मेटल को बाहर निकाल देंगे तो कैसा दिखेगा मेटल, नीचे वाला मेटल को बाहर निकालें कुछ ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, ऐसे खांच की तरह, जैसे कैसे वो शैडो रेप्लिका होता है उस तरह का दिखेगा। तो इस प्रकार से आप इसका एक कंप्लीट पिक्चर जो है वो डेवलप कर सकते हैं फ्रीज फ्रैक्चर मेथड से, कि कौन सा मेम्ब्रेन किस इलाके में है और कौन सा प्रोटीन मेम्ब्रेन के किस इलाके में। साथ ही साथ इसमें दो तरह के फेस होते हैं, देखिए एक ये फेस होता है, इसको हम लोग कहते हैं ई फेस, और एक ये होता है, इसको हम लोग कहते हैं पी फेस। यहां पर ई फेस जो है, ई फेस इसका मतलब होता है एक्टोप्लाज्मिक फेस, एक्टोप्लाज्मिक फेस। और दूसरा होता है पी फेस, पी फेस को हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक फेस, प्रोटोप्लाज्मिक फेस। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि ई फेस और पी फेस पर ही मेटल कोटिंग करते हैं, बाहर की ओर सामान्यतः बहुत ज्यादा नहीं करते हैं। लेकिन अगर स्टडीज किया जाए तो हम इस प्रकार से इस स्टडी को देखते हैं फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक में, और इसमें छोटा से छोटा भी अगर उभार है मेम्ब्रेन के ऊपर, कैसा मेम्ब्रेन दिख रहा है, वो पूरा स्ट्रक्चर जो है वो आराम से स्टडी किया जा सकता है फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक से। तो इन टेक्निक्स के मदद से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं मेम्ब्रेन में, कि किस तरह से वो मेम्ब्रेन के अंदर में मौजूद रहता है। देखिए यहां पर एक क्वेश्चन है, लेवलिंग ऑफ मेम्ब्रेन स्पैनिंग डोमेन्स। स्पैन समझाया हुए हैं कि किसी भी मेम्ब्रेन में जितने बार एक प्रोटीन मूव करता है उसको स्पैन कहते हैं। ऑफ एनी इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन इन अ गिवन प्लाज्मा मेम्ब्रेन वेसिकल, ठीक है। मतलब हम लोग मेम्ब्रेन स्पैनिंग को लेवल कर रहे हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स का किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, दिए हुए प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। बढ़िया। विदाउट डिसरप्टिंग इट्स स्ट्रक्चर, विदाउट डिप्रेसिंग कैरीड आउट बाय, कौन से टेक्निक से हम एक मेम्ब्रेन में जितने भी स्पैन्स हैं उसको स्टडी कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है इम्यूनोकेमिकल मेथड, दूसरा ऑप्शन है मेटाबॉलिक लेबलिंग विथ रेडियो आइसोटोप्स, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोफिलिक फोटो एफिनिटी लेबलिंग, चौथा ऑप्शन है लिमिटेड प्रोटियोलाइसिस फॉलोड बाय मेटाबॉलिक लेबलिंग। अगर हम सब लोग पढ़े हुए हैं तो हम सीधे ऑप्शन लगाते हैं 3 में, बट बिफोर दैट वी नीड टू कंसंट्रेट ऑन द क्वेश्चन। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, एक मेम्ब्रेन है, एक ये मेम्ब्रेन है, उसमें इंटीग्रल प्रोटीन है और उसके ऐसे स्पैन्स हैं। जब स्पैन्स हैं तो उसको हम लोग हाइड्रोफोबिक जोन में तो स्टडी करेंगे तभी पता चल पाएगा, और ये जो है स्टडी है किससे हो पाएगा, हाइड्रोफोबिक फोटो एफिनिटी लेवलिंग से। इम्यूनोकेमिकल मेथड्स यूजुअली मेम्ब्रेन के ऊपर के प्रोटीन का स्टडी किया जाता है, मतलब ये पेरिफेरल प्रोटीन्स के लिए स्टडी होता है। मेटाबॉलिक लेवलिंग विथ रेडियो आइसोटोप्स होता है, वो सेल के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है उसके साथ होता है। एंड लिमिटेड प्रोटियोलाइसिस फॉलोड बाय मेटाबॉलिक लेवलिंग जो है, इसमें जो है हम लोग एक्चुअली मतलब थोड़ा थोड़ा सा उसको तोड़ते हैं प्रोटीन्स को अप्रोप्रिएट संख्या में, ताकि हम उसको स्टडी कर सकें। तो यहाँ पर जो है हाइड्रोफिलिक फोटो एफिनिटी जो है ये मोस्ट स्टैंडर्ड आंसर है इसमें। तो इस तरह से इस चीजों को हम लोग आंसर करते हैं।